जी हाँ दोस्तों, नया आईपीओ आ गया है अपने मार्केट में और अपने ही प्राइस में आया हुआ है। लेज़र पावर करके आईपीओ है। काम क्या करता है, क्या नहीं, हम सब कुछ इसी वीडियो में जानेंगे। पहली बात तो कितना रुपए में पड़ रहा है, ये पड़ रहा है अपने को 4980 में 15,000 में आपको लगभग ये पड़ जाएगा। तो लेज़र पावर आईपीओ मिनिमम क्वांटिटी है इसका 70 रुपीज़ जो है, ये मिनिमम क्वांटिटी 70 क्वांटिटी है, आपको कम से कम बाय करना पड़ेगा। प्राइस रेंज है 203 से 214, 214 ही अपन कंसीडर करेंगे बिकॉज़ चांसेस है ओवर सब्सक्राइब्ड होने का। पहली बात तो रेटिंग आपको जानना रहेगा कि रेटिंग कितना दे रहा हूँ मैं इस आईपीओ को। रेटिंग देना है 5 में से मैं कितना दूँगा, मुझे पता है आप लोग जानना चाहते हो, तो वो बताऊँगा मैं वीडियो के एंड में। तो आप वीडियो के डायरेक्ट एंड में भी जा सकते हो और अगर आपको एनालाइज़ करना है, तो वो भी आप कर सकते हो मेरे साथ में रह के, वीडियो में बने रह के। तो बेसिकली वीडियो ये कंपनी करती क्या है, ये कंपनी का कितना फाइनेंशियल्स है, हम इसी वीडियो में देखेंगे। बेसिकली फाइनेंशियल्स पे जाते हैं 2024 से 25, 26 3 टाइम का इन्होंने दिया है, 26 का तो पूरा नहीं दे सकते। तो 26 का भी दिया है इन्होंने, एक एस्टीमेट भी दिया है अपने को। तो बेसिकली एस्टीमेट यहाँ पे नहीं है, लेकिन अभी तक 26 में जितना हुआ है, वो बता रहे हैं लोग। अ, 2024 का देखते हैं अपन, 24 में इन लोग ने क्या गोल खिलाया। 24 में इन लोग ने जो टोटल एसेट है इनके पास, वो 1986 का है करोड़, ठीक है। जो टोटल रेवेन्यू है वो 1763 का है, 63 का। और जो टोटल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पीएटी है इनका 40 करोड़ का है। ठीक है, स्टार्टिंग में आप कंपेयर करने के लिए अपने पास अच्छा रहेगा। कंपेयर करने के वक्त देखा जाए 2025 में इनका जो रेवेन्यू टोटल एसेट बढ़ा है, जो वो कितना हुआ है, वो बढ़ा है 300 रुपए। बेसिकली करोड़ को हम रुपए बोल रहे हैं, 300 रुपए का हिसाब से, 300 करोड़ के हिसाब से उनका एसेट बढ़ा है। रेवेन्यू जो बढ़ा है वो बढ़ा है करीब 700 करोड़ रुपए। और उसी हिसाब से पैट रिफ्लेक्शन भी होता है 106 करोड़ रुपए। और आगे जाते हैं 2026 में, अभी तक का 6 महीने का रिकॉर्ड इन्होंने पेश किया हुआ है। 6 महीने के रिकॉर्ड के हिसाब से 2600 इनका करोड़ में प्रॉफिट आ चुका है। बेसिकली रेवेन्यू वगैरह ठीक है अभी फिलहाल। तो इसमें अपन, तो इस चीज में अपन इनको ना एक स्टार दे सकते हैं, एक स्टार दे सकते हैं इनको रेवेन्यू के हिसाब से, लेकिन बहुत अच्छा नहीं है। ठीक है, एक स्टार दे सकते हैं फिलहाल। अभी आगे जाते हैं, आगे हमने और एक चीज कंसिडर करना है, ये लोग कितना पैसा का कितना यूटिलाइजेशन करने वाले, बेसिकली ये देखना है। टोटल अमाउंट जो है, टोटल इशू साइड, वो 792 करोड़ इन लोग का आस्क है। इन लोग ने मांगा है 740 करोड़। और इसमें से फ्रेश इशू जो है, फ्रेश इशू यानी कि जो डायरेक्ट कंपनी के पास जाएगा, जो डायरेक्ट कंपनी के ऑपरेशनल या फिर उनके काम में यूज होगा, वो होगा 542 करोड़। इसका वो लोग कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन क्या करने वाले ये भी आगे मेंशन करेंगे हम लोग। एंड बाकी का सब जाएगा, वो जाएगा एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर के पास। ये एक नेगेटिव पॉइंट रहता है, बिकॉज अगर एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर निकल रहा है कंपनी से निकल रहा है, कोई भी कंपनी से ऐसे ही नहीं निकलता। कंपनी से निकलने की वजह होती है, मतलब कंपनी में उतना दम नहीं है। तो यहाँ पर जो एक स्टार मिलने वाला था वो माइनस होता है, वो एक स्टार नहीं मिल पाएगा। तो दूसरा है, पैसा जा किधर रहा है, जो ये 542 का जो पैसा है, वो कंपनी यूज किधर करेगी, जो कि अच्छा खासा अमाउंट है। 542 करोड़ खराब अमाउंट नहीं है, दिस इज गुड अमाउंट। यूज किधर करेगी वो इंपॉर्टेंट है। यूज कर रही है 490 करोड़ इन रीपेमेंट और प्री पेमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग बोरोज, जो कि एक बहुत ही बड़ा नेगेटिव साइन है, बहुत ही बड़ा रेड फ्लैग है। क्यों? क्योंकि आप जो इन्वेस्टर से पैसा ले रहे हो, उसमें से पहली बात तो आपने करीब 700 करोड़ मांगा, जिसमें से 200 करोड़ आपने ऐसे ही एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स को दे डाला है। तो वो पैसा यूज होगा नहीं। यूज होने वाले में से 540 करोड़ में से आप जो है 490 करोड़, जिसका टोटल 90% ऑफ यूज्ड मनी में से आप केवल उधारी दे रहे हो बेसिकली। और ये जनरल कॉर्पोरेट पर्पस, मतलब आपका कोई गोल नहीं है। जनरल कॉर्पोरेट पर्पस मतलब सैलरीज वगैरह हो गया, या फिर कॉर्पोरेट फंडिंग्स में से जाएगा, जो 9% जा रहा है बस। अब बेसिकली ये कुछ काम का नहीं है। यहाँ पर एक स्टार मिलना था, वो भी नहीं मिलेगा इनको। अभी तक 3 स्टार में से एक ही स्टार मिला है, जो कि इनके रेवेन्यू वगैरह देख के, वो भी एक स्टार नहीं, मैं हाफ स्टार कंसिडर करूंगा। जिस हिसाब से इन्होंने आईपीओ लाया है और कस्टमर्स को और बेसिकली इन्वेस्टर्स को लूटने का प्लान बनाया है, उस हिसाब से मैं एक ही स्टार कंसिडर करूंगा, हाफ ही स्टार कंसिडर करूंगा बेसिकली।
अब इनकी स्ट्रेंथ क्या है ये आप लोग पढ़ सकते हैं। इंटीग्रेटेड बिजनेस मॉडल, स्कैनिंग पावर, केपेबल एंड कंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग अलोंग विद ईपीसी इन एग्जीक्यूशन, सप्लाईज, स्पेशलाइज कंडक्टर्स। कंडक्टर्स जो कंडक्टिंग बिजनेस रहता है, कंडक्टर आपको मालूम रहेगा, वो जो बेसिकली इलेक्ट्रिकल्स में यूज होता है, वो सारी चीजें। इनका कॉर्पोरेशन है, यूएस में इनका टाइप्स है, ऑपरेट्स 3 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में इनका 3 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है। बेसिकली वहां पे अभी बीजेपी की सरकार आ चुकी है, तो शायद इनको और बेनिफिशियल हो सकता है सर्व बोथ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग एंड पावर ट्रांसमिशन ईपीसी बिजनेस, जैसे कि मैंने बताया। उसके आगे और बताता हूँ। पावर ट्रांसमिशन बेसिकली बिजली पहुंचाने का काम, और ईपीसी बिजनेस, ईपीसी के बारे में अपने को उतना आइडिया नहीं है, अपन देख लेते हैं, लेट्स सी ईपीसी क्या होता है। तो ईपीसी बिजनेस मैंने देखा, ईपीसी बिजनेस है इंजीनियरिंग, पावर, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन, मतलब इंजीनियरिंग, बेसिकली इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स जो रहते हैं, अपने इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, उसके इंजीनियरिंग करना पड़ता है, प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है सारी इक्विपमेंट्स का, तो वो ये कंपनी करने का काम करती है। बेसिकली इनका अच्छा चांसेस है आने वाले समय में इनको अच्छी फंडिंग भी मिले और अच्छा ये लोग दिखा सकते हैं। लॉन्ग ऑपरेटिंग हिस्ट्री डेटिंग बैक टू 1988 इन पावर, 1988 में ये लोग पावर इंडस्ट्री में आए थे। रिस्क क्या है ये भी देख लेते हैं। अभी तक तो सब अच्छी अच्छी चीजें देखी, इस चीज पे भी एक कि उनका गवर्नमेंट बीजेपी का है, और बेसिकली इनका जो है वहां पर तमिलनाडु में, सॉरी पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल में इनका तीन तीन वो है, तो बेसिकली एक स्टार दिया जा सकता है, बट आगे देखते हैं रिस्क क्या है। The business depends significantly on time execution of EPC, engineering, procurement, and construction projects, and delay of cost overruns could efficiently profitability. बेसिकली द बिजनेस टाइम एफिशिएंट नहीं रहता, ईपीसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं, कॉस्ट ओवररन, अगर पैसा बढ़ता है, काम करने में पैसा बढ़ता है तो इफेक्ट कर सकता है उनके प्रॉफिटेबिलिटी पे। बेसिकली इनके मार्जिन के ऊपर एक रिस्क है, मार्जिन ये लोग बहुत ज्यादा नहीं लेके चल रहे हैं। बेसिकली एक एक इशारा दिया है, एक दिखा, डायरेक्ट बोला नहीं है, इशारा दिया है कि मार्जिन नहीं है, अगर कॉस्ट ओवररन होता है तो इनके मार्जिन, इनके प्रॉफिटेबिलिटी पे एक इम्पैक्ट आ सकता है, ये इनका कहना है। और आने वाले समय में कॉस्ट का प्रॉब्लम होना है शायद, देखते हैं क्या है आगे। Operations require a continuous supply of key raw material, and disruptions of price increase many impact margin. Basically इनके जो ऑपरेशन है, इसको कंटिन्यूअस सप्लाई एंड की ऑफ रॉ मटेरियल का जो कच्चा माल जो रहता है उसका कंटिन्यूअस सप्लाई चाहिए, जिसकी वजह से इनका मार्जिन, अगर वो नहीं हो पाया तो इनका मार्जिन को इम्पैक्ट और ज्यादा कर सकता है। बेसिकली इस वाले पॉइंट को इतना ज्यादा कंसीडर मत करना, क्योंकि जो भी बिजनेस वाले रहते हैं वो लोग कच्चा माल कहाँ से लेना है कहाँ से नहीं, ये पहले से करके घुसते हैं। और 1988 की कंपनी है भाई, इतना पागल, इतना फालतू कंपनी रहेगी नहीं कि अपना रॉ मटेरियल का बंदोबस्त भी नहीं कर पाए, तो इसमें इतना टेंशन मत लेना। द कंपनी ऑपरेट्स इन हाई competitive पावर केबल्स कंस्ट्रक्शन इन ईपीसी इंडस्ट्री। कंपनी जो है वो मार्केट में हाई कंपटीशन में है बेसिकली, तो इसमें भी आपका कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मार्केट बहुत बड़ा है तो कंपटीशन का रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द आईपीओ प्रोसीड विल बी यूज्ड इन रीपेमेंट, ये मैंने पहले ही बोल दिया था, रिफ्लेक्शन इन सिग्निफिकेंट डेप्थ पोजीशन, बोरोइंग्स, और ये बहुत ही बड़ा पॉइंट है, बहुत ही बड़ा पॉइंट है। एज एन इन्वेस्टर, बिजनेस के हिसाब से नहीं, बिजनेस के हिसाब से शायद ये लोग आगे और अच्छा कर सके, आगे कुछ भी करे। बेसिकली बोरोइंग्स क्लियर हो जाती है, एक पॉइंट बोल सकते हैं कि अगर बोरोइंग क्लियर हो जाती है तो शायद कंपनी के ऊपर उतना टेंशन ना रहे, उतना प्रॉब्लम ना रहे इनके ऑपरेशंस को करने का, ऑपरेशंस अच्छे से हो पाएंगे इनके। तो ये इतना अच्छा पॉइंट नहीं है, ये जो बहुत रिस्की पॉइंट है, बेसिकली इनका सारा का सारा बोरोइंग्स में जा रहा है। अभी अगला पॉइंट देखते हैं, तो ये है कि द बिजनेस इज एक्सपोज टू रिस्क फ्रॉम चेंजेस इन गवर्नमेंट पॉलिसीज, बराबर है, ये पॉइंट कंसिडर करता है। इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग एंड गवर्नमेंट पॉलिसी जितना चेंज होगी हर बिजनेस को इम्पैक्ट होगा, इंक्लूडिंग दिस वन। तो यही सब था इस वाले में बेसिकली। एज पर मीडिया रिपोर्ट लिंक ग्रे मार्केट प्रीमियम लेजर पॉइंट इंफ्रा इज इन 24, ठीक है, 24 पॉइंट पे चल रहा है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर कैटेगरी इंस्टीट्यूशंस कितना है, ये इंस्टीट्यूशंस का सब्सक्रिप्शन कितना हुआ इंस्टीट्यूशंस का। 0.66 इंस्टीट्यूशन ने सब्सक्राइब किया है, एनआई ने किया है, एन डबल आई ने किया है, एस ने किया है 1.9, रिटेल ने किया 0.80, जो कि 100%, 2 to 3x, सॉरी 20 to 30x जाने वाला है, 110% गारंटी ले रहा हूँ। अभी 1x मतलब इन लोग को मिल चुका है, और इंडियन मार्केट में लॉटरी बेस अलॉटमेंट ही होने वाला है, इसकी मैं गारंटी दे रहा हूँ। बेसिकली चलते हैं अपन इसके ऊपर कि
इनका ग्रे मार्केट प्रीमियम कितना चल रहा है? इनका ग्रे मार्केट प्रीमियम फिलहाल तो ठीक ही चल रहा है, 3 का रेटिंग दिया हुआ है, 3 स्टार का। अभी 5 स्टार इन्वेस्टर ने 3 स्टार का रेटिंग दिया है ग्रे मार्केट प्रीमियम के हिसाब से, जो कि चेंज भी होता रहता है। ये है इनका प्रीमियम रेटिंग 35। अपर लिमिट भी देखा जाए ना, अपर लिमिट अभी तक का तो वो यहाँ तक गिरा है, वो है 36 रुपीज़। लोअर लिमिट है 15 रुपये। तो ये तो चलिए ऐसे देख ही सकते हैं अपन। तो बेसिकली ये है, अभी बात करते हैं मैं इसे कितना रेटिंग दूंगा। मैं केवल इसको 2 रेटिंग भी मुश्किल से देना चाहिए मेरे ख्याल से, लेकिन अगर फ्यूचरिस्टिक है तो 2 रेटिंग काफ़ी है आउट ऑफ 5। ये मेरा टोटल रेटिंग रहेगा। और अगर फ्यूचरिस्टिक में जा रहे 2.5 आउट ऑफ 5 ओके मेरे ख्याल से। बाकी अगर अगर ये 2.5 आउट ऑफ 5 मैं दे रहा हूँ, अगर आप फ्यूचरिस्टिक इन्वेस्टमेंट का सोच रहे हो, अगर आईपीओ का सोच रहे हो तो 0 रुपये, 0 मतलब कुछ है ही नहीं भाई। अगर इन्वेस्टर के हिसाब से सोच रहे हो, एज एन इन्वेस्टर जो आप उम्मीद रख रहे हो, बेसिकली ये तो मैंने 2.5 दिया है लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोचिएगा। अगर एज एन इन्वेस्टर अगर आप सोच रहे हो कि प्रॉप लाइक प्रॉपरली इन्वेस्ट करने का, तो मैं इसमें दूंगा 0 आउट ऑफ 5। वो 0 0 क्यों दे रहा हूँ? बिकॉज फंड्स बहुत खराब है। एज एन इन्वेस्टर इन्वेस्टर ये एक नेगेटिव है, अपने लिए डाउन जाने की चांसेस है इसमें। ग्रे मार्केट प्रीमियम को चला के देखिए, ग्रे मार्केट प्रीमियम दिखा रहा है कि अब जाएगा जो है परसेंटेज का परसेंट, यानी कि अगर आप 20% का पकड़ 15% पकड़ते हैं, 14,000 में आप जो है आराम से 2,000 रुपए तक निकाल सकते हो इस पे। ऐसा ग्रे मार्केट प्रीमियम बोल रहा है। तो ऐसा था मेरे ख्याल से। अगर आप लॉन्ग टर्म में जा रहे हो तो मेरे ख्याल से 2.5 की रेटिंग लेके चलो मेरे ख्याल से। एंड अगर आप शॉर्ट टर्म में जा रहे हो, शॉर्ट टर्म में केवल मेरे हिसाब से सोच रहे हो, तो वो 0 to 0.5 की रेटिंग है। अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम के हिसाब से जा रहे हो तो 3 की रेटिंग है, 3 आउट ऑफ 5। तो ये सारे कंसिडर कर लो। बाकी तो ऑलमोस्ट सब ग्रे मार्केट प्रीमियम के हिसाब से जाते हैं तो इन्वेस्ट करेंगे ही, और ग्रे मार्केट मिलेगा ही तो 2,000 रुपये आप कमा सकते हो। बट एज एन इन्वेस्टर के हिसाब से, अगर आप सोच रहे हो टेक्निकल इन्वेस्टर के हिसाब से, जीएमपी हटा दो, तो आपको इन्वेस्ट नहीं कर